हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 11 ऑफ सीए इंटर ऑडिट। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एसक्यूसी 1। इसके पहले के 5 पार्ट्स के अंदर हमने एथिक्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, इंडिपेंडेंस, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस और एसए 210 के बारे में डिस्कस किया हुआ है। राइट, तो होप आपने वो देख लिया होगा। तो चलिए अब समझते हैं ऑडिट क्वालिटी और एसक्यूसी 1 के बारे में। ये आपको दिया हुआ है पेज नंबर 11.24 पर। Audit quality. The purpose of an independent audit is to provide confidence to users of audited financial statements, right? Therefore, high audit quality is essential to maintain confidence in the independent assurance provided by the auditor. It is the responsibility of auditor to maintain high audit quality. ऑडिट है वो क्वालिटी ऑडिट होना चाहिए, तभी लोग उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो ऑडिट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसके ऊपर एम्फोसिस करने के लिए ही स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, जो हमने चैप्टर 1 में थोड़ा सा समझा था कि स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल है वो आईसीएआई ने इश्यू किया है कि जो फर्म है वो एंगेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनको ये एप्लीकेबल होंगे। एसक्यूसी 1 एंड एसए 220 बोथ डील विथ क्वालिटी कंट्रोल। एसक्यूसी 1 है वो फॉर्म को एप्लीकेबल होगा, एसए 220 है मतलब कि वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, तो वो स्पेसिफिक ऑडिट जो कर रहे हैं उसमें वो एप्लीकेबल होगा। दोनों ही आपको इस चैप्टर में समझाए हुए हैं। Whereas SQC1 deals with all engagements including audit, review and other assurance and related services engagements. SA220 applies to audit engagements only. SQC1 है उसका स्कोप वाइडर है क्योंकि उसमें ऑडिट, रिव्यू, अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट और रिलेटेड सर्विसेज, चारों ही एंगेजमेंट सर्विसेज आ जाती है, उन सभी को ये एप्लीकेबल हो जाएगा। पर SA220 है उसका स्कोप है लिमिटेड टू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट? ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन करेंगे, वहीं पर SA220 है वो एप्लीकेबल होगा। Further, SQC1 applies to entire firm. However, SA220 applies to particular audit engagement. सिंपल, ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, तो ये दोनों पैराग्राफ आपको याद रखने रहेंगे। सिंपल। चलिए अब समझते हैं SQC1। SQC1 जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, SA220 इसके बाद। चलिए, तो SQC1 है उसका नाम दिया है क्वालिटी कंट्रोल फॉर अ फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यूज of historical financial information and other assurance and related service engagement. SQC1 है वो फर्म्स को एप्लीकेबल है, उनको क्वालिटी कंट्रोल करना है। किस फर्म को? जो ऑडिट या फिर रिव्यू करते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब कि प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या इंटरनल कंट्रोल चेक करते हैं, या रिलेटेड सर्विसेज जो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के हिसाब से अगर कोई वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उनको भी ये SQC1 है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। SQC1 requires that firm should establish a system of quality control designed to provide it with reasonable assurance that a firm and its personnel comply with professional standards and regulatory and legal requirements, and that reports issued by the firm or engagement partners are appropriate in the circumstances. SQC1 का जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो फर्म है वो कोई भी ऐसी एंगेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो क्वालिटी मेंटेन करे, उनके जो पार्टनर्स हैं, उनके जो पर्सनल है वो सारी ही क्वालिटी मेंटेन करे, उस हिसाब से वो सर्विसेज प्रोवाइड करे, जो रिपोर्ट जिस सिचुएशन में जिस तरह से देना चाहिए उस तरह से दिया जाए। तो SQC1 में जनरली क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज, प्रोसीजर्स फ्रेम करने के बारे में डिस्कस किया हुआ है। वो फॉर्म टू फॉर्म चेंज हो सकती है, बट उसके लिए गाइडेंस है वो SQC1 में दिया हुआ है। Firm's system of quality control should consist of policies designed to achieve these objectives. Right? फर्म की जो क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसी हो, सिस्टम हो, वो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव कर सके, ऐसी होनी चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल की सिस्टम है उसके 6 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, वो हमें इन डिटेल यहां पर समझने रहेंगे। द फर्म्स सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल शुड इंक्लूड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर एड्रेसिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। कोई एक पर्सन होगा, उसे लीड करनी चाहिए कि यहाँ ये जो पूरी फर्म है उसमें क्वालिटी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सके, हमारी जो भी एंगेजमेंट सर्विसेज है उसमें क्वालिटी मेंटेन हो पाए, उसके लिए कोई एक लीडरशिप किसी एक को लीड करना चाहिए। तो वो क्या किस तरह से होगा वो यहां पर समझाया है। फिर एथिकल रिक्वायरमेंट्स, जो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हमने देखे थे, राइट? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, वो सारे मेंटेन होने चाहिए, प्लस इंडिपेंडेंस मेंटेन होनी चाहिए। तो वो सारी एथिकल रिक्वायरमेंट्स है वो भी मेंटेन हो, ताकि सारी ही जो एंगेजमेंट सर्विसेज है उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो पाए। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट।
कोई भी क्लाइंट अगर हमें ऑफर कर रहा है कोई भी एंगेजमेंट के लिए, तो क्या हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, और अगर कंटिन्यूइंग क्लाइंट है तो उसको हमें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, वो भी हमें डिसाइड करना चाहिए कि क्या हम कॉम्पिटेंट है या नहीं, हम एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं या नहीं, वो सारी चीजें देखकर। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सर्विस इंडस्ट्री है तो सर्विस इंडस्ट्री में ह्यूमन रिसोर्सेज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को किस तरह से मेंटेन करना, ट्रेन करना, और वो भी क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करे, उसके लिए हमें यहाँ पर एम्फेसिस किया गया है। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, जो भी एंगेजमेंट सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका परफॉर्मेंस भी अच्छे से होना चाहिए, वो बराबर होगा तो ही क्वालिटी सर्विस रिपोर्ट वगैरह सबसे बराबर हम इश्यू कर पाएंगे। मॉनिटरिंग, जो ये क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज है, सिस्टम है, उनको भी चेक करते रहना चाहिए, तभी हम बेटर सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। उसमें कुछ भी चेंजेस अपडेट्स आएंगे तो वो भी कंसिडर करने, राइट। तो ये 6 एलिमेंट्स है, उसके ऊपर फोकस किया गया है। तो वो क्या है वो हम इन डिटेल समझते हैं। Quality control policies and procedures should be documented and communicated to the firm's personnel. जो ये क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज है जो फॉर्म की है वो स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, ऑब्वियसली रिटर्न फॉर्मेट में होगी तभी इजी रहेगा उसे फॉलो करना, और वो कम्युनिकेट भी करनी चाहिए जो भी फॉर्म्स के पर्सनल है, ताकि वो भी ये सारी चीजें समझ पाए और मेंटेन कर पाए। By communicating, the firm recognizes the importance of obtaining feedback on its quality control system from its personnel. जब हम कम्युनिकेट करेंगे तो उनसे ये भी पता चलेगा कि अगर उसमें कुछ भी फीडबैक है, कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत है, ज्यादा अच्छे से हम क्वालिटी मेंटेन कर पाए, उसके लिए कोई भी सजेशंस है तो वो भी हमें मिलेंगे, तो हम ज्यादा अच्छे से क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे। Therefore, the firm encourages its personnel to communicate their views or concerns on quality control matters. Simple? चलिए, ये चीज यही है, मतलब ये सारे पॉइंट्स ये तो ये अलग से याद पढ़ने की जरूरत नहीं है। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन अ फर्म, जो पहला एलिमेंट है वो समझते हैं। SQ7 रिक्वायर्स फर्म टू एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन्ड टू प्रमोट एन इंटरनल कल्चर बेस्ड ऑन रिकॉग्निशन दैट क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग एंगेजमेंट्स, राइट। पॉलिसीज हमें ऐसी मेंटेन करनी है, ऐसी बनानी है जिससे क्वालिटी मेंटेन हो पाए। Such policies and procedures should require the firm's chief executive officer or the firm's managing partners to assume ultimate responsibility for the firm's system of quality control. इसीलिए अगर कोई CEO है या फिर मैनेजिंग पार्टनर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि यहाँ पर जो फर्म है उसमें क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी मेंटेन हो पाए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो लीड करेंगे। The example set by firm's leadership encourages an inner culture that recognizes high quality audit work. Further, persons assigned operational responsibilities for the firm's quality control system by the firm's CEO or managing partner should have sufficient and appropriate experience, ability, and the necessary authority to assume that responsibility. जिसको भी ये क्वालिटी कंट्रोल करवाने के लिए ऑपरेशंस दिए गए हैं, उनके पास भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समझ सके, ऐसे पर्सन होने चाहिए। सीईओ या मैनेजिंग पार्टनर है वो किसी को ऑपरेट भी करवाएंगे, क्योंकि वो लीड करेंगे, सीईओ या मैनेजिंग पार्टनर है, काम किसी और के पास से करवाएंगे, तो वो भी एक्सपीरियंस पर्सन होने चाहिए। ये लीडरशिप वाला जो पॉइंट है, इसमें से करेक्ट इनकरेक्ट या एमसीक्यूज आने के चांसेस है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है, बट आपको ये एक बार रीड करना चाहिए। एक बार रीड कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा, फिर ये अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर है एथिकल रिक्वायरमेंट्स। The firm should establish policies and procedures designed to provide it with reasonable assurance that the firm and its personnel comply with relevant ethical requirements contained in Code of Ethics issued by ICAI. ICAI ने Code of Ethics इश्यू किया है, उसमें वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी दिए थे जो हमने स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर हमने समझे थे, प्लस इंडिपेंडेंस क्या है वो सब कुछ चीजें भी उसी में समझाई गई है। उसके अलावा भी प्रोफेशनल एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको CA फाइनल में आपको समझने के लिए आएगी, पढ़ने के लिए आएगी, राइट। तो वो कोड ऑफ एथिक्स है वो मेंटेन करना है। The code establishes the fundamental principles of professional ethics, which include integrity, objectivity, professional competence, and due care, confidentiality, and professional behavior, which we have learned, right? Observance of independence in all engagements is the basic requirement. Independence है वो ऑडिटर या फिर कोई भी CA इन प्रैक्टिस है उनके लिए एक मेन इंग्रेडिएंट है कि वो होना ही चाहिए। तो राइट, वो इंडिपेंडेंस मेंटेन हो रही है या नहीं वो देखना जरूरी है। The firm should establish policies and procedures designed to provide it with reasonable assurance that the firm, its personnel, and including expert conduct contracted by the firm and network firm personnel maintain independence where required by the code.
जो भी पार्टनर्स है, जो भी पर्सन काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, कोई एक्सपर्ट को अगर स्पेसिफिकली कोई एंगेजमेंट के लिए हायर किया गया है, या फिर नेटवर्क फर्म के कोई भी पर्सन है वो काम कर रहे हैं, तो सभी लोग इंडिपेंडेंट होने चाहिए फ्रॉम द क्लाइंट, राइट, वो देखना जरूरी है। सच पॉलिसीज एंड प्रोसीजर शुड एनेबल द फर्म टू, ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिससे ये इंडिपेंडेंस मेंटेन हो पाए। तो उसके लिए क्या करेंगे फर्म? communicate its independence communicate its independence requirements to its personnel। वो जो पॉलिसीज प्रोसीजर्स होंगी उनसे फर्म के पर्सनल है उनको बताया जाएगा कि इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है क्या है, वो सारी चीजें कम्युनिकेट की जाएगी। एंड आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट circumstances and relationships that create threats to independence and to take appropriate action to eliminate those threats or reduce them to acceptable level by applying safeguards or if considered appropriate to withdraw from the engagement। कहाँ कहाँ पर थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस हो सकते हैं और उस थ्रेट्स को रिड्यूस करने या एलिमिनेट करने के लिए सेफगार्ड्स लिए जाएंगे, और अगर वो पॉसिबल नहीं होगा तो हम विड्रॉ कर लेंगे फ्रॉम द एंगेजमेंट। तो वो क्या स्टेप्स कब लेने हैं वो भी हमें पता चलेगा, पहले थ्रेट्स क्या है और उनके सेफगार्ड्स क्या लेने हैं वो भी इस पॉलिसीज प्रोसीजर से हमें पता चलेगा। तो ये जो चीज है ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो आपको उस तरह से याद रखना है। ऊपर का जो भी था वो कुछ खास अलग नहीं दिया था, बट ये आपको क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा। There should exist a mechanism in the firm by which engagement partner provide the firm with relevant information about client engagements and personnel of firm, promptly notify firm of circumstances and relationships that create a threat to independence। ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि फर्म या फिर उनके एंगेजमेंट पार्टनर है उनको अगर कुछ भी ऐसी चीज पता चल रही है कि यहाँ पर अब इंडिपेंडेंस का थ्रेट है, तो वो तुरंत ही फर्म को बता सके, उनकी सिस्टम जो भी मैनेजिंग पार्टनर है या फिर दूसरे पार्टनर्स है उनको इन्फॉर्म कर सके, और ताकि हम उनके लिए सेफगार्ड ला सके, ले सके, राइट, या फिर विड्रॉ करने की जरूरत पड़े तो विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो वो कौन सा अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है वो पता चलना चाहिए। तो प्रॉपर एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि जब भी थ्रेट अगर कोई भी आएगा तो कब कैसे बताएंगे कि एक्शंस लेंगे, वो सारी चीज। All breaches of independence should be promptly notified to firm for appropriate action. Its objective is to ensure that independence requirements are satisfied। अगर कुछ भी ब्रिच हो रहा है इंडिपेंडेंस का तो वो तुरंत ही फर्म को पता चलनी चाहिए ताकि हम एक्शन ले पाए और ये इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर पाए। At least annually, the firm should obtain written confirmation of compliance with its policies and procedures on independence from all firm personnel required to be independent in terms of the requirement of the code। At least एक बार साल में, annually एक बार जितने भी फर्म के पर्सनल है उनके पास सिर्फ रिटर्न कम्युनिकेशन लेना चाहिए कि वो जो भी क्लाइंट्स है स्पेसिफिक एंगेजमेंट के लिए तो वो उनसे इंडिपेंडेंट है, राइट। वो रिटर्न कम्युनिकेशन लिया होगा तो वो एज एविडेंस, एज ए डॉक्यूमेंट हमारे लिए काम आ सकता है, राइट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स में जो इंडिपेंडेंस और जो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे उसके ऊपर फोकस किया है। इंडिपेंडेंस काफी नेसेसरी चीज है, तो फर्म की ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि इंडिपेंडेंस मेंटेन कर पाए। उसके लिए वो फर्म के पर्सनल को कम्युनिकेट करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो वो थ्रेट्स क्या है वो आइडेंटिफाई करेंगे और उसको सेफगार्ड कैसे करना है, मतलब उस थ्रेट को एलिमिनेट करना या फिर रिड्यूस करना एक्सेप्टेबली लो लेवल पर या फिर विड्रॉ करना फ्रॉम द फर्म, फ्रॉम द एंगेजमेंट, वो बता पाएंगे। और एनुअली रिटर्न कम्युनिकेशन लेना चाहिए फ्रॉम द फर्म्स पर्सनल कि वो इंडिपेंडेंट है, राइट। चलिए नेक्स्ट जो थर्ड एलिमेंट है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। कोई भी नया क्लाइंट या नई एंगेजमेंट हो तो उनको एक्सेप्ट करना या नहीं, और कंटिन्यूइंग एंगेजमेंट को कंटिन्यू करना या नहीं वो डिसीजन लेना है ताकि हम क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर सकें। A firm before accepting an engagement should acquire vital information about the client। कोई भी क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले उनकी पूरी इंफॉर्मेशन है उनको ऑडिटर या फिर एंगेजमेंट पार्टनर, मतलब जो भी फर्म है उनको लेनी चाहिए। Such an information should help firm to decide about integrity of client है उनकी इंटीग्रिटी कैसी है, क्योंकि अगर वो सही काम कर रहे हैं तो ही हम सही काम कर पाएंगे, हम अपनी सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर वो कुछ गलत काम से जुड़े हुए हैं तो हमें वो क्लाइंट है कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी नहीं चाहिए। कंपिटेंस इंक्लूडिंग कैपेबिलिटीज, टाइम, रिसोर्सेज टू परफॉर्म एंगेजमेंट। हमारी कैसी कंपिटेंस है, जो भी फॉर्म है वो क्या कंपिटेंट है, मतलब हमारे पास इनफ रिसोर्सेज है, टाइम है या नहीं, और कैपेबिलिटी है या नहीं, क्या वो काम हमने पहले किया है, क्या उसका हमें नॉलेज है या नहीं, वो भी हमें समझना चाहिए, वो भी हमें देखना चाहिए। एंड थर्ड, कंप्लायंस विथ एथिकल रिक्वायरमेंट्स।
क्या हम कंप्लाई कर पा रहे हैं, हमारी जो टीम होगी, एंगेजमेंट टीम होगी, क्या वो कंप्लाई कर पाएगी इस एथिकल रिक्वायरमेंट से या नहीं, वो भी हमें देखना रहेगा, राइट। तो फर्म को कोई भी क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट देखनी है, कॉम्पिटेंस, खुद की कॉम्पिटेंस देखनी है, इंक्लूडिंग कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेज एंड टाइम टू परफॉर्म द एंगेजमेंट एंड कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है और करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में भी आ सकता है। The firm should obtain such information as it considers necessary in the circumstances before accepting an engagement with a new client, when deciding whether to continue an existing engagement, and when considering acceptance of new engagement with an existing client। ये हमें कब करना है, एक तो कोई भी नया क्लाइंट अगर हमारे पास आ रहा है तो तब देखेंगे हम, दूसरा जो एग्जिस्टिंग हमारी एंगेजमेंट है उसको कंटिन्यू करना है या नहीं, एंड थर्ड जब भी हमारा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनके पास से नई एंगेजमेंट मिल रही है तब भी हमें ये डिसाइड करना रहेगा। Where issues have been identified and the firm decides to accept or continue the client relationship or a specific engagement, it should document how the issue were resolved। अगर कोई भी इश्यू लग रहा है कि इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, तो अगर तब कोई भी इश्यू लगा है तो वो इश्यू जो है वो क्या था और उसको किस तरह से रिजोल्व किया है। अगर हम वो एंगेजमेंट है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो किस तरह से रिजोल्व हुआ है उसका भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। With regard to the integrity of a client, matters that the firm considers include, for example, जब भी हम इंटीग्रिटी चेक करनी है हमें क्लाइंट की, तब हमें कुछ मैटर्स है वो ध्यान में रखनी है, वो यहाँ पर दिए हुए हैं, बुलेट पॉइंट्स दिए हैं, तो ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। फर्स्ट, द आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन ऑफ द क्लाइंट्स, प्रिंसिपल ओनर्स, की मैनेजमेंट, रिलेटेड पार्टीज एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। आइडेंटिटी और जो बिजनेस रेपुटेशन है वो क्लाइंट की, क्लाइंट के ओनर्स, मैनेजमेंट है या फिर जो भी हायर पोजीशन पर है, उन सभी की रेपुटेशन कैसी है वो हमें ध्यान में रखना है। उससे भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमें क्लाइंट को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। द नेचर ऑफ द क्लाइंट्स ऑपरेशंस इंक्लूडिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस, उनका ऑपरेशंस क्या है, वो सही काम कर रहे हैं या नहीं, हमारे हिसाब से वो बराबर है या नहीं, वो भी हमें देखना रहेगा। और बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या है, कैसी है, वो भी हमें समझना रहेगा। Information concerning the attitude of the client's principal owners, key management and those charged with governance towards such matters as aggressive interpretation of accounting standards and the internal control environment। क्लाइंट के प्रिंसिपल ओनर्स, मैनेजमेंट है, उनका अप्रोच किस तरह से, उनका एटीट्यूड कैसा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को वो इजीली अडॉप्ट कर पाते हैं या नहीं, या उनके खिलाफ थोड़ा सा लाइक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करते हैं, वो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, या फिर इंटरनल कंट्रोल पर उनका किस तरह से मानना है कि इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, एग्रेसिव है या नहीं, वो सारी चीजें मैटर करेगी। अगर वो इंटरनल कंट्रोल के लिए एग्रेसिव है कि नहीं, ये अच्छे ही होने चाहिए, तो वहां पर मटेरियल मिसट्रीटमेंट्स होने के चांसेस कम हो सकता है। Whether the client is aggressively concerned with maintaining the firm's fees as low as possible, अगर क्लाइंट का ऐसा मानना है कि ये जो ऑडिट फीस है या फिर एंगेजमेंट की फीस है वो बहुत ही कम होनी चाहिए, तो वहां पर शायद वो एक्सेप्ट ना कर पाए हमें, वहां पर उनका कुछ भी गलत सोचना भी हो सकता है। इंडिकेशन ऑफ एन इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन इन स्कोप ऑफ वर्क, हमें कुछ चीजें करने से वो रोक रहे हैं, हमारा जो स्कोप ऑफ वर्क है उसमें वो लिमिटेशन ला रहे हैं कि भाई हम ये नहीं देखने देंगे, हमारे ये कॉन्फिडेंशियल डेटा है, तो वहां पर मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस है, वहां पर इंटीग्रिटी शायद वो क्लाइंट की ना हो, राइट। इंडिकेशन दैट द क्लाइंट माइट बी इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग और अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज, अगर हमें ऐसा लग रहा है या फिर कोई इंडिकेशन मिले है कि क्लाइंट है वो शायद मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं या फिर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। The reasons for the proposed appointment of the firm and non reappointment of previous firm, हमें यह भी देखना है कि जो प्रीवियस जो भी प्रैक्टिशनर था, राइट, प्रीवियस फर्म थी, उनको क्यों अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, हमें क्यों अपॉइंटमेंट के लिए ऑफर किया है, वो भी हमें समझना चाहिए। अगर वो लो रेगुलेशन के हिसाब से वो कोई रोटेशन वगैरह है उस वजह से अगर हमें चेंज करे देन इट्स फाइन, अदरवाइज अगर उनको निकाला गया है, राइट, उनकी ही एंगेजमेंट, मतलब वो लीगली जो प्रीवियस जो फॉर्म थी वो अलाउड है, वो काम कर सकती है, फिर भी उनको कंटिन्यू नहीं किया गया है, तो वो क्यों नहीं किया गया है वो भी देखना होगा। हो सकता है कि उन्होंने
क्लाइंट की बात ना मानी हो, उन्होंने इंडिपेंडेंस या एथिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के चक्कर में कुछ अलग ओपिनियन दिया हो जो क्लाइंट को पसंद ना आया हो, उस वजह से तो वो उन्होंने निकाल नहीं दिया है ना, वो भी हमें देखना रहेगा, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स है जो इंटीग्रिटी के बारे में बताएंगे, ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने होंगे। चलिए if there is any conflict of interest between the firm and client, it should be properly resolved before accepting the engagement। अगर कोई भी conflict of interest हो रहा है तो वहां पर क्लाइंट और जो एंगेजमेंट फॉर्म है उनको वो रिजोल्व कर देना चाहिए। where the firm obtains information that would have caused it to be decline an engagement if that information had been obtainable earlier, policies and procedure on the continuance of the engagement and the client relationship should include consideration of। अगर कुछ चीजें हमने जो एंगेजमेंट एक्सेप्ट की उसके पहले पता होती तो शायद हम ये एक्सेप्ट ना करते, तो अगर ऐसी सिचुएशन हमें बाद में पता चली तो अब क्या करना है उसकी भी पॉलिसीज होनी चाहिए। तो वहां पर क्या क्या कंसिडर किया जाएगा वो दिया हुआ है। The professional and legal responsibilities that apply to the circumstances, including whether there is a requirement for the firm to report to the person or persons who made the appointment, or in some cases to regulatory authorities। अगर जरूरत पड़ेगी इस केस में तो हमारी मतलब प्रोफेशनल या लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमें कुछ पर्सन को इन्फॉर्म करना चाहिए तो हम उनको इन्फॉर्म करेंगे। एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट और फ्रॉम बोथ द एंगेजमेंट एंड द क्लाइंट रिलेशनशिप, उस एंगेजमेंट में से या फिर अगर जरूरत पड़ी तो वो पूरे ही क्लाइंट में से अगर जरूरत पड़ेगी तो हम विड्रॉ कर लेंगे, जहां पर हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है कि हमें ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, राइट। तो ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए, राइट। ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो ये आपको याद रखना होगा। तो ये एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट एंगेजमेंट के बारे में था। नेक्स्ट एलिमेंट है ह्यूमन रिसोर्सेस। The firm should establish policies and procedure designed to provide it with reasonable assurance that it has sufficient personnel with the capabilities, competence, and commitment to ethical principles necessary to perform its engagement in accordance with professional standards and regulatory and legal requirements, and to enable the firm or engagement partner to issue reports that are appropriate in the circumstances। ह्यूमन रिसोर्सेज काफी इंपॉर्टेंट होंगे, तो ह्यूमन रिसोर्सेज की ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए ताकि जो फॉर्म में जो भी पर्सनल है वो भी क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, वो भी जो भी लीगल या फिर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स है, उनसे उनको सब कुछ पता होना चाहिए और उसी हिसाब से वो काम करने चाहिए, उसी हिसाब से वो सर्विसेज प्रोवाइड करने चाहिए ताकि ऑडिट की या फिर जो भी एंगेजमेंट है उनकी सर्विसेज की क्वालिटी है वो मेंटेन हो पाए। जो सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से रिपोर्ट बराबर है उस हिसाब से रिपोर्ट इश्यू कर पाए। Such policies and procedures should address relevant HR issues including recruitment, compensation, training, career development, performance evaluation, etc। तो ह्यूमन रिसोर्सेज की पॉलिसीज जो होगी उनसे जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज के पॉइंट्स है वो सारे ही, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग है, कंपेंसेशन, वो सारी चीजें रिजोल्व हो जाए, वो बेटर हो पाए, वैसी पॉलिसी होनी चाहिए। There should be emphasis on the continuing professional development of the firm's personnel। सिंपल, ये अगर आप फिर से नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, ये कुछ खास इतना इसमें नहीं दिया है कि इसमें से क्वेश्चन बन पाए, तो ये आप इग्नोर कर सकते हैं। अब एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, जो भी काम मिला है वो काम एंगेजमेंट जो है वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे, उसमें कैसे क्वालिटी मेंटेन कर पाए। Consistency in quality of engagement performance is achieved through briefing of engagement teams of their objectives। जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी, क्वालिटी है वो मेंटेन करना, कंसिस्टेंट रहना, उसके लिए सबसे पहले तो जो ऑब्जेक्टिव है एंगेजमेंट का वो एंगेजमेंट टीम को बताना चाहिए कि ये ऑब्जेक्टिव है, इस वजह से हम ये काम कर रहे हैं। प्रोसेस फॉर कंप्लाइंग विद एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, जो भी स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल है, अगर ऑडिट कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, रिव्यू कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, जो भी एप्लीकेबल है वो स्टैंडर्ड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स है उनके साथ हमें कंप्लाई करना है, उसके हिसाब से प्रोसेस करनी चाहिए। प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट सुपरविजन एंड ट्रेनिंग, जहां जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर सुपरवाइज भी करेंगे, क्योंकि जो जूनियर है, आर्टिकल्स है या फिर जो सीए काम कर रहे हैं उसका काम किसी ना किसी एंगेजमेंट पार्टनर को देखना रहेगा, तो वो सुपरविजन बराबर होना चाहिए और जहां पर जरूरत पड़े वहां पर ट्रेन भी करना चाहिए। अगर कुछ चीजें नई है उस एंगेजमेंट टीम के लिए तो उनको सिखानी चाहिए। मेथड्स ऑफ रिव्यूइंग परफॉर्मेंस ऑफ वर्क, जो भी वर्क हुआ है उसको रिव्यू करने का किस तरह से रिव्यू किया जाएगा, मेथड किस तरह से, कितना चेक करना है, कितने एक्सटेंट तक रिव्यू करना है, वो सारी चीजें। एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वर्क परफॉर्म, और क्या करना है कि जो भी वर्क किया है उसका एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर खास
एम्फसिस किया जाता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन है वही हमारे फ्यूचर में हमने क्वालिटी वर्क किया है या नहीं उसको जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन ही होगा, तो डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए। Consultation should take place in difficult or contentious matters pertaining to an engagement. Consultation includes discussion at the appropriate professional level with individuals within or outside the firm who have specialized expertise to resolve the difficult or contentious matters. अगर कुछ difficult contentious matters है जिसमें जो भी पार्टनर है राइट उनको लगता है कि किसी को कंसल्ट करना चाहिए, तो वो विद इन अ फर्म और आउटसाइड द फर्म कंसल्ट कर सकता है राइट, ताकि जो भी सर्विस है जो भी हमारा पर्पस है वो फुलफिल हो पाए। A firm needing to consult externally, for example, a firm without appropriate internal resources, may take advantage of advisory services provided by other firms or professional and regulatory bodies. जहां पर फॉर्म को ऐसा लग रहा है कि वो इंटरनली वो मैटर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसके लिए प्रॉपर नॉलेज नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, तो वो दूसरे ऐसी फॉर्म होगी राइट जो ये कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनकी हेल्प ले सकते हैं। या फिर कोई भी लीगल या रेगुलेटरी बॉडीज है उनकी भी हेल्प, प्रोफेशनल बॉडीज है उनकी हेल्प ले सकती है। Significant judgments made in an engagement should be reviewed by an engagement quality control reviewer for taking an objective view before the report is issued. अब यहाँ पर फर्म जो बड़ी फर्म्स है जहां पर बड़े क्लाइंट्स का काम किया जाता है, ऑडिट या फिर ऐसा कुछ किया जाता है, वहां पर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर होता है। यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, ये एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जो है उनको शॉर्ट में EQCR कहा जाता है। जो भी फॉर्म होती है राइट उसमें एंगेजमेंट पार्टनर होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंप्लीट दैट एंगेजमेंट राइट, उसमें ओपिनियन रिपोर्ट वगैरह देना। उस एंगेजमेंट वो बराबर हुई है या नहीं वो देखने का काम EQCR एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर का होता है। वो अनदर पार्टनर ऑफ द फर्म हो सकते हैं, तो वो क्वालिटी मेंटेन हुई है या नहीं वो देखते हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट है उस एंगेजमेंट की वो फुलफिल हुई है या नहीं, ताकि क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर पाए। तो ये जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू है वो लिस्टेड एंटिटीज के ऑडिट में कंपलसरी है, उसमें मैंडेटरी है कि होना ही चाहिए, बाकी एंगेजमेंट में डिपेंड करता है कि वो फॉर्म की पॉलिसीज क्या है। तो यहाँ पर जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होगा तो उसमें सिग्निफिकेंट जजमेंट्स जो लिए है कोई भी एंगेजमेंट में, तो वो तो उस EQCR को चेक करने ही चाहिए, रिव्यू करने ही चाहिए, उसी के बाद जो रिपोर्ट है वो इश्यू होना चाहिए। The extent of the review depends on the complexity of the engagement and the risk that the report might not be appropriate in the circumstances. The review does not reduce the responsibilities of the engagement partner. कितना रिव्यू करना वो कॉम्प्लेक्सिटी या फिर रिस्क कितना लग रहा है उसके बेसिस पर डिसाइड होगा राइट। EQCR को कितना लग रहा है या फिर एंगेजमेंट पार्टनर जो भी बताएंगे कितना रिस्क है या इतना कॉम्प्लेक्सिटी है इस एंगेजमेंट का, इस वर्क का, तो आप इतना चेक करिए, इतना आपको देखना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है अपॉन द बिजनेस कौन सा है, कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है उसके हिसाब से। एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटियां यहाँ पर कम नहीं होती कि चलो EQCR है वो देखने ही वाला है तो मैं क्यों देखूं, ऐसा नहीं होगा। एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी ही एंगेजमेंट की रहेगी, वो उतनी रहने ही वाली है, EQCR से ज्यादा डबल चेक कर रहे हैं बस राइट। उनसे एंगेजमेंट पार्टनर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कभी भी कम नहीं होने वाली है राइट। तो ये जो सेंटेंस लास्ट दिया है कि The review does not reduce the responsibilities of engagement partner, ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट MCQ में पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। EQCR के होने से एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम नहीं होगी राइट। Engagement quality control review is mandatory for all audits of financial statements of listed entities. Listed entities जो listed companies है उनके तो financial statements का audit होगा, तो उसमें तो EQCR मतलब engagement quality control review होना ही चाहिए। ये भी आपको correct incorrect MCQ में पूछ सकते हैं, ये important है। In respect of other engagements, firm should devise criteria to determine cases requiring performance of engagement quality control review. बाकी के केस में कहां पर जरूरत है वो फर्म है वो खुद डिसाइड कर सकता है। There might be difference of opinion within engagement team with those consulted and between engagement partner and engagement quality control reviewer. हो सकता है कि engagement team में कुछ difference of opinion हो, जिसके साथ कंसल्ट किया वो कंसल्टेंट के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब उन दोनों के ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर एंगेजमेंट पार्टनर और एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर है उनके बीच भी डिफरेंसेस हो सकते हैं।
द रिपोर्ट शुड ओनली बी इश्यूड आफ्टर रिजोल्यूशन ऑफ सच डिफरेंसेस। जो भी हम एंगेजमेंट का रिपोर्ट इश्यू करेंगे वो सारे ही जो डाउट्स थे, प्रॉब्लम्स थे, वो सारा रिजोल्व हो जाए, उन्हीं के बाद हमें वो रिपोर्ट इश्यू करना चाहिए। In case recommendations of engagement quality control reviewer are not accepted by engagement partner and matter is not resolved to reviewer's satisfaction, the matter should be resolved by following established procedure of a firm, like by consulting with another practitioner or a firm or a professional or a regulatory body. अगर ऐसी सिचुएशन है कि QCR ने कुछ बताया, एंगेजमेंट पार्टनर वो नहीं मान रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा कि हमें ये मैटर तो सोल्व करनी है, तो हमारी फॉर्म की जो पॉलिसी होगी उसके हिसाब से करेंगे। फॉर्म की पॉलिसी में ये चीज भी मेंशन करनी चाहिए, राइट, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। तो वो पॉलिसी के हिसाब से हो सकता है कि कोई अनदर फॉर्म है, कोई अनदर CA प्रैक्टिशनर है, उनको हम कंसल्ट करेंगे, या फिर रेगुलेटरी या प्रोफेशनल बॉडी है उनको कंसल्ट करेंगे, राइट। हम ICAI को कंसल्ट कर सकते हैं, वो प्रोफेशनल बॉडी कह सकते हैं, राइट। तो वहां पर कंसल्ट कर सकते हैं जहां पर ऐसी चीज आ रही है कि नहीं समझ में आ रहा है, दो लोगों का ओपिनियन है वो अलग अलग आ रहा है, तब पर वो रिजल्व हो जाने के बाद ही रिपोर्ट इश्यू होना चाहिए। Besides, the firm should establish policies and procedure for engagement teams to complete the assembly of final engagement files on a timely basis after the engagement reports have been finalized. जो भी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंटेशन को एक फाइल में रखना चाहिए, असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल होनी चाहिए, राइट, फाइनल एंगेजमेंट फाइल होनी चाहिए। इसके बारे में इन डिटेल हम ऐसे 230 जो चैप्टर 6 के अंदर दिया है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट, बट यहाँ पर भी वो समझाया है तो समझ लेते हैं। तो वो जो असेंबली ऑफ फाइनल फाइल है वो टाइमली हो जाना चाहिए। आपका एंगेजमेंट चल रहा है तब तक हो सके तब तक, तो उसके साथ साथ ही आपको ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट करती रहनी चाहिए, और वो जब खत्म हो जाए उसके थोड़े टाइम के अंदर अंदर ये असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल भी हो जानी चाहिए, तो आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। The assembly of engagement files should be completed in not more than 60 days after date of auditor's report in case of audit engagement and in other case within the limits appropriate to engagements. ऑडिट में तो जब ऑडिटर का रिपोर्ट साइन होगा वो जब इश्यू करेंगे उसके 60 डेज के अंदर अंदर फाइनल असेंबली फाइल हो जानी चाहिए, राइट। ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट MCQ में पूछ सकते हैं, ये फिर से चैप्टर 6 के अंदर भी आएगा। SQC 1 है, उन्होंने कहा SQC 1 में ऐसा कहा गया है कि 60 डेज फ्रॉम द ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट जो है वहां से 60 डेज के अंदर अंदर ये फाइनल ऑडिट फाइल कंप्लीट हो जानी चाहिए। बाकी एंगेजमेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं दी है, वहां पर अप्रोप्रिएटली हो जाना चाहिए, अप्रोप्रिएट टाइमलाइन के अंदर हो जाना चाहिए। Policies and procedures should be designed to maintain the confidentiality, safe custody, integrity, accessibility and retrievability of engagement documentation. Engagement documentation जो भी है, राइट, वो कॉन्फिडेंशियल होने चाहिए, वो किसी भी ऐसे ही एरेगरे इंसान के पास नहीं हाथ लगने चाहिए, कस्टडी बराबर होनी चाहिए, इंटीग्रिटी उसमें मेंटेन होनी चाहिए, एक्सेस भी कर सके जो पर्सन उसको एक्सेस करने के राइट से, या तो वो एक्सेस भी कर सकते होने चाहिए, और रिट्राइव जब जरूरत पड़े तब हम रिट्राइव भी कर सके, ऐसी पॉलिसीज प्रोसीजर हमें एस्टेब्लिश करनी रहेगी। Unless otherwise specified by law or regulation, engagement documentation is the property of the firm. एंगेजमेंट के जो डॉक्यूमेंटेशन होंगे वो फर्म की प्रॉपर्टी रहेंगे, राइट। ये भी आपको करेक्ट इनकरेक्ट MCQ में पूछ सकते हैं, ये फिर से आएगा चैप्टर 6 के अंदर। The firm may at its discretion make portions of or extracts from engagement documentation available to clients provided such disclosure does not undermine the validity of the work performed or in the case of assurance engagements the independence of the firm or its personnel. अगर वो जरूरत पड़ेगी तो वो क्लाइंट को उसमें से कुछ पोर्शंस दे सकते हैं, फोटोकॉपीज दे सकते हैं, राइट, बट उनसे उनकी क्वालिटी या फिर उनकी इंडिपेंडेंस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, वो जज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसके पोर्शन से वो दे सकते हैं फॉर जस्ट हेल्प हो सके उसके लिए, राइट। Engagement documentation has to be retained for a period of time sufficient to permit those performing monitoring procedures to evaluate the firm's compliance with its system of quality control or for a longer period if required by law or regulation. अब ये जो भी एंगेजमेंट होती है तो उसका क्वालिटी रिव्यू भी होता है, ICAI भी करती है और दूसरे एक्सटर्नल जो एजेंसीज हो वो भी कर सकता है, एक्सटर्नल अथॉरिटीज भी कर सकती है। तो उसके लिए जो एंगेजमेंट फॉर्म है उनको डॉक्यूमेंटेशन है वो मेंटेन करने चाहिए, रिटेन करने चाहिए, तो उसके लिए वो अपनी खुद की पॉलिसीज प्रोसीजर से वो बना सकते हैं, राइट। In the specific case of audit engagements, the retention period ordinarily is no shorter than 7 years from the date of auditor's report, or if later, the date of the group auditor's report.
ऑडिट एंगेजमेंट है तो वहां पर 7 साल के लिए ये जो डॉक्यूमेंटेशन है वो रिटेन करने नेसेसरी है, ये SQC1 में दिया गया है, राइट। 7 साल के लिए मिनिमम वो हमें रिटेन करना है। और वो कब से 7 साल होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। जिस क्लाइंट का भी हम ऑडिट कर रहे हैं उसका ऑडिट रिपोर्ट हमने साइन किया उस दिन से 7 साल के लिए। और इफ लेटर द डेट ऑफ द ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट, अगर उसका ग्रुप ऑडिट रिपोर्ट मतलब कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं और उसका ऑडिट रिपोर्ट इश्यू किया गया है, वो अगर उसके बाद वाली कोई डेट है तो उस डेट से 7 इयर्स के लिए। ये खास ध्यान रखना, ऑडिट रिपोर्ट की डेट से 7 साल, या फिर अगर ग्रुप ऑडिटर्स की रिपोर्ट डेट अलग है, लेटर है, तो वहां से 7 इयर्स। ये आपको MCQ या करेक्ट इनकरेक्ट में पूछ सकते हैं, यहां पर डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रेम करना हो विथ लाइक केस सिनेरियो डेट्स देकर आपको पूछ सकते हैं, राइट। तो ये आपको याद रखना होगा, या फिर से चैप्टर 6 में भी आएगा। SQC1 में तो ये 2-3 रिक्वायरमेंट दी गई है। एक तो 60 डेज के अंदर ऑडिट रिपोर्ट है, उसके 60 डेज के अंदर फाइनल असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल हो जाना चाहिए। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन की है वो 7 इयर्स के लिए रिटेन करना है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, और इफ लेटर देन फ्रॉम ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट। और ये जो प्रॉपर्टी है वो ओनर, जो एंगेजमेंट फॉर्म है उनकी प्रॉपर्टी रहेंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी अगर ऑडिटर या फिर जो फॉर्म है उन्होंने काम अच्छे से किया है या नहीं वो देखने के लिए ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन है, वही एक हमारे पास प्रूफ रहेगा, तो वो अच्छे से मेंटेन करने जरूरी है। ये था एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में क्वालिटी मेंटेन करने का चीज। जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताए हैं। आप पूरा फिर से नहीं पढ़ोगे और जो मैंने हाईलाइट करवाया है वो पढ़ोगे तो भी आपका ये पॉइंट हो जाएगा। मॉनिटरिंग, the firm should ensure that policies and procedures relating to the system of quality control are relevant, adequate, operating effectively and complied within practice। जो भी फर्म की क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज प्रोसीजर्स है वो बराबर होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए, ऑपरेट भी बराबर होनी चाहिए, और वो प्रैक्टिस में भी होनी चाहिए। Such policies and procedures should include an ongoing consideration and evaluation of the firm's system of quality control, including a periodic inspection of a selection of completed engagements। हम ये पॉलिसीज को भी वेरीफाई करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, और जो कंप्लीट एंगेजमेंट जो कंप्लीट हो गई है उसमें भी देखना है कि वहां पर क्वालिटी मेंटेन हो पाई थी या नहीं, राइट। और क्वालिटी हम इंप्रूव करते रहेंगे, राइट। इस तरह से मॉनिटरिंग होगा। तो ये थे SQC1 के हिसाब से जो एलिमेंट्स थे जो क्वालिटी कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट है। होप यू आर क्लियर विथ इट, राइट। ये था हमारा पार्ट 6। हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे ऐसे 220 जो है क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंस, क्वालिटी कंट्रोल इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेट, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन एंड रिव्यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।